मेरा नाम जेस रॉबर्ट है। एक दिन सुबह-सुबह चर्च गया तो वहाँ के जो फ़ादर थे, जो मेरे पड़ोसी भी थे और मेरे अच्छे दोस्त भी थे और मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। कहने लगे, जेफ एक अनाथ लड़की है जो कि मेरे गाँव की रहने वाली है। उसे उसकी मौसी ने पाला है। वह लड़की बहुत ही अच्छी और नेक है। उसकी शादी की उम्र हो गई है और कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी उस लड़की से करवा देता हूँ और तुम बहुत ही सादगी से इसी चर्च में शादी कर लेना और उसे घर ले जा सकते हो। तुम्हारी शादी का खर्चा भी बच जाएगा और उस गरीब लड़की को घर भी बच जाएगा। इस समय मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं थे और दूसरा कोई अच्छी जॉब ढूँढ रहा था। मैं तो शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फ़ादर ने कहा कि लड़की बहुत ही खूबसूरत है, तुम देखोगे तो तुम उसे देखते ही रह जाओगे। मेरा दिल भी मचल गया कि आखिर देखूँ तो सही लड़की, ऐसे क्या बात है जो फ़ादर मेरे लिए इतना पीछे पड़े हुए हैं। जब वह मुझे लड़की की मौसी के घर लेके गए तो आयशा को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी खूबसूरत लड़की आज तक मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरी थी। आयशा को देखते ही मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि वह लड़की तो बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत ही सादगी से चर्च में मेरे उसके साथ शादी करवा दी गई। मैं उसे अपने घर ले आया। मेरी शादी उसकी रजामंदी से मेरे साथ हुई थी। पहली नज़र में ही मुझे उसके साथ मोहब्बत हो गई थी और मुझे खुशी इस बात की थी कि हमारी शादी में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आई थी। हमारे बीच में कोई भी जालिम समाज के रूप में नहीं आया था। लेकिन जब मेरी माँ ने मुझे इस तरह शादी करके आते देखा तो वह गुस्से से भड़क उठी थी। उन्हें आयशा को अपनी बहू के मानने से साफ इनकार कर दिया। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं अपनी पसंद की बहू लेके आएंगे। वह चाहती थी कि मेरी पहली जॉब लग जाए, उसके बाद ही मेरी शादी करे, जिससे कि उन्हें बदले में खूब ढेर सारे दहेज मिल सके। मैंने भी पहले अपनी शादी का मामला उन्हें पर छोड़ रखा था, मगर जब मैंने आयशा को देखा तो मेरी उससे मोहब्बत में डूब गया। उसको देखते ही मेरे दिल में गवाही दी कि यह वही है जिसके साथ मैं खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। मेरी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा को इस दुनिया से गए हुए 5 साल गुजर चुके थे। अब तो मैं और मेरी माँ अकेले ही रह रहे थे। जब मैं आयशा के घर ले आया तो माँ मुझसे नाराज़ हो गई। फिर आयशा और मैंने मिलकर उन्हें मनाया। वह मेरी माँ थी, उनका मेरे अलावा कोई नहीं था। इसीलिए मुझसे ज़्यादा नाराज़ न रह सकी और दो मोहब्बत और इज्जत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। हमारी शादी को 1 महीना ही गुजर चुका था और यह 1 महीना मैंने आयशा की संगत में बहुत खुशी से गुजारा था। आयशा को देखते ही मुझ पर नशा सा चढ़ने लगता था। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर डूब चुका था कि अब तो उसके बिना मुझे कुछ सुझाई नहीं देता था। ऑफिस भी होता तो बार-बार आयशा का ध्यान आता। मेरी इतनी जज़्बा तो मोहब्बत पे आयशा ने मुझे टोक देती, कहती मुझसे इतनी मोहब्बत मत करो, मुझे डर लगता है। मैं कहता, तुम्हें क्यों डर लगता है? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा तो नहीं रहा हूँ और ना ही तुम्हें कभी खुद से जुदा होने दूँगा। तुम ही मेरी जान हो और जान शरीर से जुदा तभी होती है जब मौत आती है। मेरे मुँह से मौत शब्द सुनकर आयशा काँप जाती और मेरे मुँह पर हाथ रख देती। उसके इस हरकत पर मैं बेकरार होकर उसके अपनी बाहों में भर लेता। खुशियों के हिंडोले में झूलते हुए हमारी शादी को अब 2 महीने होने वाले थे और जब मुझे पहला झटका लगा कि मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में 3 महीने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाना था। मैं आयशा से एक दिन भी दूर होने की सोच नहीं सकता था। 3 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आयशा भी मेरे जाने का सुनकर उदास हो गई। मैंने उसे तसल्ली दी और उसे मनाने लगा। मैंने कहा कि 3 महीने का समय पलक झपकते ही निकल जाएगा और मैं तुम्हें रोज़ाना फ़ोन भी किया करूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि दिल तो मेरा भी उदास था, लेकिन आयशा को समझाना ज़रूरी था, नहीं तो उसके आंसू देखकर मैं जा नहीं पाता। वो कहने लगी, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम फिर दोबारा नहीं मिल पाएंगी। मैं उसे चुप कर देता और अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसे तसल्ली देता कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही
हज़ारों तरीके से समझाकर मैं दूसरे देश आ गया, मगर वहाँ यहाँ आते ही इस कदर बिज़ी हो गया कि अपना वादा भूल गया। और हाय हेलो और खैरियत पूछने के मुझे फ़ोन करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं कहता कि मैं फ़्री होकर बात करता हूँ, और मैं फ़्री हो ही नहीं पाता था। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। जब भी मैं बात करता, वह बड़े शिकवे भरे अंदाज में मुझसे शिकायत करने लगती, मुझे वहाँ जाते ही भूल गए हो। जब एक दिन मैंने उसको वीडियो कॉल पर देखा तो मैं उसे पहचान आन ही नहीं सका। वह बिल्कुल बदल गई थी। जिस आयशा को मैं छोड़कर आया था, यह तो आयशा बिल्कुल नहीं थी। आयशा बहुत ही तरोताज़ा खिले और गुलाब की तरह छोड़कर आया था, लेकिन यह आयशा तो वीडियो कॉल पर देख रहा था, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, ये रंगत पीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत डरी डरी सी और परेशान हो। मैंने पूछा, तुम्हारी यह क्या हालत हो गई है? आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारी इस हालत की वजह क्या है? मेरे पूछने पर उसकी आंखें भर आई और वह ना में सिर हिलाते हुए कहने लगी, आपके वहम है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्यों परेशानी हो? उसके बाद जब भी मेरे उसके साथ बात होती तो मुझे यही लगता कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पाती। जी, मैं जानता था कि मेरी माँ बहुत अच्छी है और उसका बहुत ख्याल रखती है, उसको कम से कम मेरी माँ की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आखिर का समय कौन थी? ये ऐसी क्या बात है जो उसको तकलीफ़ दे रही है और दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही है? वह मुझे बता भी नहीं रही पा रही थी। देखते ही देखते 2 महीने समय गुज़र चुका था और मेरा घर वापस जाने का समय आ गया था। लेकिन परेशान मैं इस बात पर था कि मेरे पिछले 2 हफ़्ते से आयशा से बात ही नहीं हो पाई थी। जब भी फ़ोन करता तो मेरी माँ उठाती और आयशा के बारे में पूछता तो कह देती कि वह नहा रही है, कभी कह देती वह सो रही है, फिर फ़ोन बंद हो जाता। मैंने सोचा था कि वैसे भी हिंदुस्तान वापस जा रहा हूँ, सारी बातें आमने-सामने ही होंगी। जाने से पहले उसकी पसंद के तोहफ़े लेना चाहता था। फिर जब मैं उसकी माँ को कॉल करके आयशा के बारे में बताया तो वह एक पल के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि उसकी मौसी की तबीयत ख़राब थी, वह अपनी मौसी के घर गई है। आयशा की बात करना चाहता था, मैं उसे पूछना चाहता था कि मैं उसके लिए क्या लेके आऊँ, लेकिन आयशा से मेरी बात नहीं हो पा रही थी। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। पूरे 2 हफ्ते गुज़र चुके थे, लेकिन आयशा से बात नहीं हो पाई थी। मेरी माँ कहने लगी कि 2-4 दिन की ही तो बात है, तुमने वहाँ पर वापस ही आ जाना है, परेशान मत हो और अच्छे से अपना काम निपटा लो। उसके बाद जब मैं घर आया तब भी मुझे आयशा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने उस अपनी माँ से कहा कि उसे पता नहीं था कि मैं आज मैं घर आ रहा हूँ, कहाँ है वह? माँ कहने लगी, तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद हम आयशा के बारे में बात करते हैं। मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझसे कुछ छुपा रही है, मेरी तो जैसे भूख ही मर गई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मैंने थोड़ा-सा ज़बरदस्ती खाना खाया, उसके बाद मुझे मेरी माँ अपने कमरे में ले गई और कहने लगी, अब जो बात कहने जा रही हूँ वह तुम्हें बहुत ही हिम्मत से सुननी होगी। फिर खबर सुनाई मुझे। यह सुनकर मुझे लगा जैसे सातों आसमान ही टूट पड़ा हो। मेरी माँ ने मुझे खबर दी कि आयशा अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है। मेरे कान में को कुछ सुन नहीं पा रहे थे, मेरे कानों में एक ही बात गूंज रही थी, आयशा मर चुकी है। मैं तो उसे यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ कर गया था और 2 हफ्ते पहले तक वह बिल्कुल ठीक ठाक थी। माँ ने मुझे कहा कि वह हार्ट अटैक हुआ था, मगर मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगे, और वैसे भी जो होना था सो हो गया। तुम जब वापस आओगे तो तुम्हें पता चल ही जाना था। अगर पहले ही बताते तो तुम डिप्रेशन में चले जाते और वहाँ विदेश में तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए माँ ने ये बात तुमसे छुपा ली थी। मुझे डर था कि कहीं तुम खुद को कोई नुकसान न पहुँचा लो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी सारी दुनिया अंधेरी हो गई है, जैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा हो। फिर माँ मुझे कब्रिस्तान ले गई और एक ताज़ा हुई
ये कब्र दिखाई जिस पर आयशा का नाम की तख्ती लगी हुई थी। आयशा की कब्र पर लिपट कर मैं बहुत देर तक रोता रहा। वह मुझे इस तरह अचानक छोड़कर कैसे चली गई। उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि आयशा की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसके लिए अब तुम खुद को इतना परेशान मत करो। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मेरी माँ जाते जाते वह मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई हो और अब मैं बिल्कुल खाली दामन लिए बैठा हूँ। अब मेरी एक ही रूटीन थी। मैं ऑफिस से वापस आने के बाद कई घंटे आयशा की कब्र पर बैठा रहता और आंसू बहाता रहता। कभी कभी तो मुझे खाना खाने का भी होश नहीं रहता था। मेरी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। मैं अकेले बैठे बैठे उसे न जाने कितनी ढेरों बातें करता था। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी बातों को सुन रही हो और कभी कभी तो मुझे लगता कि वह मेरी बातों का जवाब भी दे रही है। मेरी माँ मुझे पूछती कि तुम अपने कमरे में कि बैठे हुए किससे बात करते हो, और कहता कि आयशा से बातें करता हूँ। मैं आयशा के साथ समय गुजारता हूँ क्योंकि मुझे आयशा से बातें करना, उसके साथ समय गुजारना अच्छा लगता है। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया और मुझे समझाने लगी कि इस बात को स्वीकार कर लो कि आयशा अब दुनिया में नहीं है। मरे हुए लोग की से बातें नहीं की जाती। सच्चाई को स्वीकार करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आयशा अपनी ज़िंदगी इतनी ही थी और तुम्हारा साथ इतना ही लिखा था। अब मुझे उसे भूलने की कोशिश करो। लेकिन मैं उसे कैसे भूल सकता था। वह तो मेरे हवासों परछाइयाँ होती, दिलो दिमाग में बसी हुई थी, मेरे रगों में खून की तरह दौड़ती थी। 2-3 दिन ऑफिस में और बढ़ गया था। मैं ऑफिस से बहुत लेट घर वापस आता था, इसीलिए आयशा की कब्र पर भी नहीं जा पाता। लगभग 1 हफ्ते बाद ऑफिस से छुट्टी लेके घर आ गया था और आयशा की कब्र पर चला गया। लेकिन मेरे हैरत की हद न रही जब मैं आयशा की कब्र पर एक मर्द को खड़ा देखा। मुझे देखकर वहाँ से हट गया। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और आयशा की कब्र पर बैठ गया। बहुत देर तक उससे बातें करता रहा। मेरे दिल में बहुत सुकून मिला था। लेकिन अगले ही दिन आयशा की कब्र पर लगाया तो मर्द ने मुझे दोबारा मिला। देखते ही वह हट गया और मैंने उसे फिर इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि जब जब लोग अपनी कब्र पर आते हैं तो वह दूसरों की कब्र पर चले आते हैं और उनकी आत्माओं को शांति के लिए गॉड से प्रे करते हैं। लेकिन जब ऐसा 2-3 बार हुआ तो मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि हर बार वही मर्द आयशा की कब्र पर खड़े मिलता और सबसे हैरत की बात तो यह थी कि मुझे देखते ही वहाँ से जल्दी से हट जाता। मैं घर आया और अपनी माँ से पूछा। मेरी बात सुनते ही मेरी माँ के चेहरे पे उदासी छा गई और भाव ऐसे लग रहे थे जैसे मुझसे कहना चाहती हो मगर कह नहीं पाती। न जाने क्या बात थी उन्हें कहने से रोक रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि जो भी बात है वह कह सकती हैं। जो मैंने उन्होंने कहा उसे सुनकर तो मेरे ज़मीन ही निकल गई। मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी पत्नी का उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। वह आयशा एक निवाक पादरी ने तुम्हें साथ धोखा किया है। तभी तो पादरी जी भी यह चर्च छोड़कर दूसरे चर्च में चले गई हैं। तुम्हारी पत्नी के अलग अलग मर्दों के साथ संबंध थे। मुझे यह सब सुनकर विश्वास ही नहीं आ रहा था। जितना मैं आयशा को जानता था वह बहुत अच्छी और अच्छे चरित्र की लड़की थी, मगर मैं अपनी माँ की नहीं झुठला सकता था। हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो वह कहने लगी कि उसे कई बार फ़ोन पे मर्दों से एक साथ रात रात भर बातें करते हुए सुना है और वह एक बार तो हद हो गई कि रात को वह मेरे सोने के बाद उसने घर पर किसी को बुलाया था। आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरे अपने कमरे में मेरा दिल घबरा रहा था। जब मैं बाहर आई तो तुम्हारी पत्नी कमरे से किसी मर्द से बातें करने में की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद वह तुम्हारे साथ फ़ोन पर बात कर रही है, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि उसके पास तो अपना खुद का मोबाइल ही नहीं है क्योंकि 2 दिन पहले उसका मोबाइल ख़राब हो गया था जिसे ठीक करने के लिए दुकान पर दिया हुआ था। वह तुमसे बात कैसे कर सकती हैं? फिर भला रात के समय उसके कमरे
से मर्द की आवाज़ क्यों आ रही थी। मैं दबे पाँव उसकी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और अंदर झाँक कर देखा तो जो मंज़र मैंने देखा मेरा दिमाग ही चकरा गया। मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसा काम भी कर सकती है। जब मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो मुझे माफ़िया माँगने लगी। मेरे पाँव पकड़कर कहा कि जेब से कुछ मत बताना। तब मेरा भी दिल नरम हो गया और मैंने उसे यह सोचकर माफ़ कर दिया कि गॉड भी तो अपने बच्चे को बड़े-बड़े पापों को माफ़ कर देता है। मैंने कभी भी न बताती अगर उसके बाद भी वह सुधर जाती, मगर उसके बाद भी वह अपनी हरकतों के बाज नहीं आई थी। कितनी ही बार मैंने उसको गैर मर्दों के साथ बातें करते सुना था और यह सब कुछ मैं उसे तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब तुम यहाँ आओ तब मैं तुम्हें यह सब बताऊंगी और इसीलिए परेशानी रहती थी वह, क्योंकि मैं उसकी असलियत जान चुकी थी। वह यह डर था कि कहीं यह सब कुछ मैं तुम्हें ना बता दूं, इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। फिर यह सब बातें मैंने उसके साथ ही ख़त्म कर दी। जब तुमने खुद अपनी आंखों से उसे गैर मर्द के संबंध अपनी पत्नी के साथ जान लिया तो उसके पीछे उसके मरने के बाद भी नहीं छोड़ा है। यकीनन उसने भी उस आदमी को तुम्हारी तरह अपने पीछे मजनू बना कर रखा होगा, जो वह अभी तक उसके इश्क में पागल होकर उसकी आत्मा की शांति के लिए रोज़ उसकी कब्र पर आता है। माँ की बातें सुनकर मुझे अपनी पत्नी से घिन आने लगी थी। उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत की थी, उसकी हर बात मानता था, फिर क्या वजह थी कि वह गैर मर्दों की तरफ खींच गई थी। अब मेरा दिल भी नहीं करता था कि मैं उसकी कब्र पर साथ बैठ कर बातें करूं या उसकी आत्मा की शांति के लिए गरीब लोगों में खाना खिलाऊं। ऐसे ही 2 महीने गुजर चुका था। माँ का कहना था कि मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आना चाहिए और उसकी बताई हुई लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए, मगर मैं इतनी जल्दी उसको भूल नहीं सकता था और ना ही मैं किसी और के साथ इतनी जल्दी शादी कर सकता था। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांग ली कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा समय दो। हर रोज़ मैं खुद से यह सवाल करता कि आखिर उसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की है। एक रात में उसके बारे में सोचता सो चला गया। रात को मैंने अजीब सा सपना देखा जिसमें आयशा रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि एक बार मेरी कब्र खोल कर देखो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं एकदम उठकर बैठ गया, मेरे माथे पे पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसने कहा था कि यही तो मेरी पत्नी की कब्र है और उस पर नेम प्लेट भी आयशा के नाम की लगी हुई थी, लेकिन कब्र के अंदर तो कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कब्र के अंदर किसी को दफनाया ही नहीं गया। मेरा दिमाग बुरी तरह से चकर रहा था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और यह क्या हो रहा था। उसका तो एक ही मतलब निकला था कि कोई मेरी पत्नी की लाश को यहाँ से निकाल कर ले गया है, फिर उसे यहाँ पर दफन ही नहीं किया गया। कितने ही सवाल थे जो मेरे दिमाग में चक्र बना रहे थे। अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं रहा था। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मुझसे झूठ बोल रही हो। अब तो मैं अपनी माँ के हवाले से भी शक में पड़ गया था कि जल्दी से मैं उसे कब्र में बंद किया। उसके पास ही बैठकर सोचने लगा कि आखिर मैं इस बात की तह तक कैसे पहुंचूं। कुछ तो ऐसा है जो सामने था मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं घर पर नहीं था और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी की मौत हो गई और मेरी माँ ने मुझे खबर भी नहीं की। और जिस कब्र के बारे में मुझे कहा था तो आयशा की कब्र है, वह उसमें मौजूद ही नहीं थी। अब इससे पहले तो मुझे उस कब्र बनाने वाले को पकड़ना था जिसने मेरी पत्नी को दफनाया था, वही सच्चाई बता सकता था। और अब इस समय कब्र बनाने वाला वहाँ यहाँ पर मौजूद नहीं था। जब मैं घर गया तो मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से बात की, मगर आज मुझे उसने भी बात करने का मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप बिना खाना खा कर अपने कमरे में आकर लेट गया और आयशा के बारे में सोचता रहा। जब दिन का समय कब्रिस्तान गया तो कब्र बनाने वाले को देख लिया। मैं हैरान रह गया कि वहाँ तो नया कब्र बनाने वाला आ गया था। उसे कब्र बनाने वाले ने कहा कि पहले बता। कब्र बनाने वाला नौकरी छोड़कर चला गया है और अब मैं उसकी जगह पर आ गया हूँ। मैं बहुत मुश्किल
से पुराने वाले का पता ढूँढा और उस तक पहुँच गया। जब मैंने घर गया तो उसे देखकर वह डर गया और वहाँ से भागने लगा, मगर मैंने उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि मुझे सच-सच बताओ, तुम्हारा भागना यह साबित करता है कि तुमने कुछ गलत काम किया है, तुम चोर हो। और फिर उसने जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर मैं पागल सा हो गया। मैं मरे-मरे कदमों से घर वापस आ गया और मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ था वह हकीकत थी या एक भयानक सपना था। आखिर को ऐसा कैसे कर सकती है? वह जानती थी कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मेरे लिए उसके बगैर रहना मुमकिन नहीं है। तब उसने यह सब कुछ कैसे कर लिया? घर आने के बाद अपनी माँ के सामना करने का दिल नहीं चाह रहा था, सीधा अपने कमरे में चला गया। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया, मेरी माँ ने, और मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़कर पूछने लगी, बेटा यह क्या बात है? तुम अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मेरी माँ ने से भी भला कोई नाराज़ होता है? यह बातें सुनकर मेरी सारी बर्दाश्त और हिम्मत जवाब दे गई। मैंने उससे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? मेरी आंखों में आंसू थे जिसे देखकर उनका चेहरा सफ़ेद हो गया। उन्होंने मुझे टालने की कोशिश की, मगर मैं अब चुप नहीं रहने वाला था, क्योंकि मैं हकीकत की तरफ तक जाना चाहता था। फिर एक वह हारे हुए जौहरी की तरह मुझे सोफ़े पर बैठ गई और कहने लगी, मुझे वह लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैंने हमेशा से ही तुम्हारी शादी न जाने कितने सपने सजा रखे थे। मैं अपनी बहू को अपनी पसंद से लाना चाहती थी। मेरा इतना काबिल बेटा, पढ़ा लिखा बेटा कैसे एक अनाथ लड़की को बहू बना सकता है? मगर तुमने मेरी किसी बात को अहमियत नहीं दी। तुमने उसके साथ अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। उस मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया, और शादी के बाद तुम उसके साथ मुझे भी इग्नोर करने लगे थे। तो मुझसे ज़्यादा अहमियत उसे देने लगे थे। उसकी मोहब्बत में अपने खुद ब खुद बैठे थे और यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अंदर ही अंदर जलने लगी थी। और जब तुम यहाँ से चले गए तो मेरे पास एक अच्छा मौका था। मैंने उसे जीना हराम कर दिया, उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उससे कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाए, और फिर मैंने उसकी कुछ झूठी वीडियो और कुछ ऐसी तस्वीरें बनवाई जिन्हें देखकर वह शर्म से पानी-पानी हो गई। मगर फिर भी वह तुम्हारी ज़िंदगी से निकलने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। फिर मजबूरन मुझे उसकी मौसी का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने उन्हें एक बहुत ही बुरी तरह से धमकाया था कि आयशा को यहाँ से ना गई तो मैं उसकी तस्वीरें और वीडियो हर जगह वायरल कर दूंगी, सारे ख़ानदान में उसकी बदनामी कर दूंगी। फिर आयशा की मौसी डर गई और उसे यहाँ से लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। जब वह उसे यहाँ से ले गई तो तुम्हारा मुझे ख़्याल आया कि मैं कब्रिस्तान की झूठी कब्र बनवाया, उस पर आयशा का नाम और तख्ती लगवा दी, और वह आदमी में भी कब्र पर भेजती थी ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि तुम्हारी पत्नी बदकिरदार थी। अब मेरी माँ मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मैंने दुख के से आंखें बंद कर ली थी। मुझे अंदर से यह तो सुकून था कि आयशा जिंदा थी। अगले ही दिन सुबह मैं उसके पास पहुंच गया। मैं उसको देखकर पहचान ही नहीं सका। वह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मेरे गम में मुझसे भी ज़्यादा निढाल हो गई थी। तब हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से गले मिलकर रोए। मैं जब उसे वापस चलने की बात की तो वह बहुत ज़्यादा डर गई। वह मेरी माँ से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, अजीब सी बहकी-बहकी बातें कर रही थी। शायद उसने अपने दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले रखा था। मैंने उसे उसकी बाहों के हिसार में लेकर उसे भरोसा दिलाया कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकेगा। उसे लेकर एक अलग मकान में शिफ्ट हो गया। मैं जानता था कि उसकी दिमागी हालत कैसी है और मैं उसे पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकता था। मैं रोज़ाना अपनी माँ से मिलने के लिए जाता हूँ। मेरी माँ ने जो कुछ किया था वह माफ़ी के लायक नहीं था, मगर वह मेरी माँ थी। इसीलिए मैंने अपनी माफ़ी के लायक ना समझ के, माफ़ ना करके, मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर उन्हें माफ़ कर दिया। मैं आयशा के साथ अलग घर में रह रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे प्यार की वजह से आयशा की हालत सुधरने लगी
और वह ठीक हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।